नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच वार्ता, सहयोग और साझेदारी पर विमर्श। प्रधानमंत्री ने संबंधों की प्रगाढ़ता पर दिया जोर। राज्यपाल ने जमशेदपुर में मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएशन सेरेमनी को किया संबोधित। सफल विद्यार्थियों को प्रदान की डिग्रियां, चिकित्सकों को सेवा का दिया मंत्र। राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी, प्रत्याशी 8 जून तक कर सकेंगे नामांकन। सरगर्मी तेज, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने नई दिल्ली में नितिन नवीन से की मुलाकात। और राज्य में फिर बढ़ने लगा तापमान, कुछ जिलों में 2 दिनों में 6 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि। कोल्हान और पलामू में बढ़ेगा गर्मी का सितम, कुछ इलाकों में बारिश के भी आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। भारत के 5 दिवसीय दौरे पर आए म्यांमार के राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं के बीच साझेदारी और सहयोग को लेकर द्विपक्षीय वार्ता हुई। प्रधानमंत्री ने म्यांमार के साथ संबंधों की प्रगाढ़ता पर बल दिया। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिंग आंग हलाइंग भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। पीएम मोदी ने आज राष्ट्रपति हलाइंग से नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति हलाइंग का गर्मजोशी से स्वागत किया। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और विभिन्न रणनीतिक मुद्दे शामिल हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार आज जमशेदपुर के बारीडीह स्थित मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएशन सेरेमनी में शामिल हुए। इस दौरान 132 एमबीबीएस सफल विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं। राज्यपाल ने अपने संबोधन में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में नई तकनीकों के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने विद्यार्थियों और चिकित्सकों से तकनीकी नवाचार अपनाते हुए मरीजों की बेहतर सेवा करने का आह्वान किया। श्री गंगवार ने कहा कि केंद्र सरकार के विभिन्न पहलों से झारखंड समेत देश भर में स्वास्थ्य क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हुआ है। माननीय तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में महत्वपूर्ण मान्यता प्राप्त हुई है। ये उपलब्धि भारत में चिकित्सा अनुसंधान और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। के नेतृत्व में आज देश स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आयुष्मान भारत तथा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे प्रयासों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत 2047 के संकल्प के अंतर्गत इनोवेशन, रिसर्च और टेक्नोलॉजी ड्रिवन हेल्थ केयर सिस्टम पर विशेष बल दिया है। चिकित्सा संस्थान को भी इसी दृष्टि के साथ आगे बढ़ना होगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान समसामयिक विषयों पर दोनों ने बातचीत की। केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने राज्य के समग्र विकास और जन सामान्य के कल्याण के कार्यों पर मिलकर काम करने पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी विकास और कनेक्टिविटी को लेकर लगातार प्रयत्नशील हैं। उन्होंने बताया है कि नवादा से गिरिडीह नई रेल लाइन की मंजूरी मिली है, जो क्षेत्र के विकास, व्यापार और पर्यटन के लिए ऐतिहासिक कदम है। इससे सतगावा, तिसरी जैसे क्षेत्रों को पहली बार सीधा रेल नेटवर्क मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हमें लगता है कि कोडरमा जिला का सतगावा प्रखंड हो, गिरिडीह जिला के तीसरी और गांवा प्रखंड हो, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। और वर्षों से इसकी मांग सतगावा के लोग भी लगातार करते आ रहे थे कि सतगावा को रेल लाइन से जोड़ना। और ये हम माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हैं, माननीय रेल मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं
कि उन्होंने इस मांग को, उन्होंने यहाँ की जो लोगों की जो अपेक्षाएं थी उस अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए इसकी स्वीकृति दी है कि नवादा से गिरिडीह तक रेल लाइन जोड़ने के लिए उन्होंने स्वीकृति दी कि नवादा से सतगावा, गावा और तीसरी होते हुए गिरिडीह को ये रेलवे लाइन जोड़ेगी। और इसके लिए स्वीकृति ही नहीं बल्कि सर्वे के लिए भी उन्होंने आदेश किया है। राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। झारखंड में 2 सीटों के लिए ये चुनाव कराए जा रहे हैं। झारखंड में एक सीट पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन के बाद से ही खाली है। वहीं सांसद दीपक प्रकाश का कार्यकाल भी 21 जून को खत्म होने वाला है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार उम्मीदवार 8 जून तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 11 जून तक नाम वापसी की तिथि निर्धारित है। 18 जून को आवश्यकता पड़ने पर मतदान होगा। कमीशन के इंस्ट्रक्शन अनुसार आज नोटिफिकेशन इश्यू हो चुका है। आज से इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया। आपका 8 तारीख तक नॉमिनेशन कर सकते हैं। वो 8 तारीख नॉमिनेशन करने का अंतिम समय है। 9 तारीख को स्क्रूटिनी होगा। 11 तारीख को लास्ट डेट ऑफ विथड्रॉवल है। 2 का अधिक कैंडिडेट होने पर आपका 18 को पोलिंग होगी। वो 9 बजे से 4 बजे तक होगी। फिर वो सभी पोलिंग प्रोसेस उसी दिन का शाम का ही 5 बजे से काउंटिंग होगा। फिर सभी प्रोसेस 20 तारीख तक कंप्लीट करने के लिए निर्देश है। उस तरफ से शेड्यूल निकला हुआ है। इधर राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और बैठकों का दौर जारी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू समेत कुछ अन्य नेता दिल्ली दौरे पर हैं। श्री साहू ने आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की। इस दौरान झारखंड से जुड़े विभिन्न सांगठनिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में आज शुभेंदु अधिकारी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। कोलकाता में राज्यपाल RN रवि ने 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। 35 मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। कैबिनेट विस्तार के बाद पश्चिम बंगाल में मंत्रिपरिषद की कुल संख्या बढ़कर 41 हो गई है। इससे 13 कैबिनेट मंत्री इसमें और 3 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 19 राज्य मंत्री शामिल हैं। 13 कैबिनेट मंत्रियों में तपस रॉय, दीपक बर्मन, अर्जुन सिंह, जगन्नाथ चट्टोपाध्याय, स्वप्नदास गुप्ता, कल्याण चक्रवर्ती, श्वासवत मुखोपाध्याय, दूत कुमार मंडल, अजय कुमार पोद्दार, शंकर घोष, आरूप कुमार दास, गौरी शंकर घोष और मनोज कुमार उरांव शामिल हैं। वहीं 3 स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्रियों में इंद्रनील खां, मालती रावा रॉय और राजेश महतो शामिल हैं। इसके अलावा जुएल मुर्मू, अशोक डिंडा, उमेश राय, कौशिक चौधरी, कलिता माझी, मौमिता विश्वास मिश्रा, गार्गी घोष दास, दीपंकर जाना, पूर्णिमा चक्रवर्ती, हरिकृष्ण बेरा, आनंदमय बर्मन, शांतनु प्रमाणिक, अमिय किस्कू, विराज विश्वास, भास्कर भट्टाचार्य, दिवाकर घरामी, सुमना सरकार, विशाल लामा और नदर चांद बावरी राज्य मंत्री में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का चहुमुखी विकास हो रहा है। पिछले 12 वर्षों में पीएम के सुशासन के काल में समाज के हर वर्ग का उत्थान हुआ है। साहिबगंज के लोगों ने भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व तथा निर्देशन में सेवा और सुशासन की सराहना की है। भारत एक मजबूत हाथों में सुसज्जित है, सुरक्षित है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का यह कार्यकाल जो 12 वर्ष अब बीतने को है और यह कार्यकाल निश्चित रूप से एक सशक्त भारत की ओर जा रहा है। भारत को परम वैभव लाना हो तो निश्चित रूप से उनके समस्त योजनाओं को लागू करें। उनकी समस्त योजनाएं जो भी है एक एक जो है बिल्कुल देशवासियों से संबंधित है। बहुत अच्छा काम हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में,
वंचित लोगों को जो कभी सपना में सोचा नहीं था उसको पद्मश्री और कौन कौन सा रत्न, भारत रत्न और क्या क्या यह दिया जा रहा है, पुरस्कार दिया जा रहा है। नीचे तबके के लोगों को की पूछ हो रही है, खाद पानी सब कुछ में, दवा जनौषधि है, लोगों को आयुष्मान भारत के तहत लोगों के इलाज के लिए पैसा दिया जा रहा है। कोरोना काल में भी मोदी जी कितना धैर्य से अपने देश को ही नहीं बल्कि विदेश को भी बचाया है कोरोना काल से। आज वैश्विक स्तर पर इतना अशांति फैला हुआ है, इसके बावजूद भी मोदी जी अपने टेक्निक से, अपने बुद्धि से ऐसा काम कर रहे हैं कि हमारे देश में आज ना पेट्रोल का किल्लत है, ना गैस का किल्लत है। 12 वर्ष जो वो कार्य की है वो हम देख रहे थे। जिस समय लोग झोपड़ी में रहते थे, बहुत कष्ट सहते थे, बारिश में एकदम ओला, आंधी तूफान में कितने का छपरी उड़ा देते थे, उसके लिए नरेंद्र मोदी जो है आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिए। महिलाओं को शिक्षित किए, हर घर में शिक्षा पर विशेष जोर दिए। स्कूलों में बच्चों को किताब कॉपी से लेकर के उनके दोपहर का मिड डे योजना का भी लाभ दिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आज कार्यकाल के 12 वर्ष पूरा हो गए हैं। इनके नेतृत्व में हमारा देश बहुत ही आगे, बहुत ही प्रगति कर रहा है और हम सब के लिए नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा कार्य भी कर रहा है। जैसे हम सब लोग देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी देश में युद्ध छिड़ा हुआ है और हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल सभी देश में पेट्रोल डीजल सभी चीज़ का दाम बढ़ा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हो रही है। हम लोग जैसे गैस हो, इसमें भी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। बढ़ती खबरों में आगे, आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर काउंटडाउन जारी है। इस दिवस को लेकर सभी में उत्सुकता है। हमारी टीम ने अरबिंदो सोसाइटी पहुंचकर योग के फायदों पर अनुभवी योगाचार्यों और साधकों से बातचीत की। झारखंड सहित पूरी दुनिया आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की तैयारी में जुटी है। इसी बीच अरबिंदो सोसाइटी के अनुभवी योगाचार्य आदित्य कुमार लोगों को योग के असली मर्म और उसके वैज्ञानिक महत्व से रूबरू करा रहे हैं। उनका विश्वास है कि मानव शरीर के विकारों को सिर्फ नियमित योग के जरिए ही दूर किया जा सकता है। इसी के साथ उन्होंने योग के इतिहास से भी अवगत कराया। योग केवल अपने भारतवर्ष के ही नहीं, ये अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत उनकी इच्छा से, उनके ये करने से संयुक्त राष्ट्र में जब 2014 में इसको मान्यता दिया गया था, तब उस समय पूरे विश्व के 177 देशों ने भाग लिया था। अब इस साल 190 देशों ने भाग ले रहे हैं, जो आने वाले विश्व योग दिवस मनाया जाएगा 21 जून को। तो कहने का है कि योग अब हमारे बचपन से लेके, जन्म जब लेते हैं बच्चे तब से लेके और जीवन के अंतिम क्षण तक योग हमारे जीवन में है। योग की इस शक्ति को सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि बुजुर्ग भी आज उतनी ही शिद्दत के साथ महसूस कर रहे हैं। उम्र के जिस पड़ाव पर आकर अक्सर लोग घुटनों के दर्द, शुगर, बीपी और बदन दर्द से लाचार हो जाते हैं, वहाँ योग उनके लिए एक नई संजीवनी और उम्मीद बनकर उभरा है। मैं योगा 4 साल से कर रही हूँ। मेरा नस का दिक्कत था, उठने बैठने में दिक्कत था और हाथ में भी दिक्कत था। वो करने से मेरा, यहाँ आने से मेरा बहुत ठीक हो गया है, बहुत अच्छा है। मेरे जॉइंट पेन रहता था। आश्रम से जब से जुड़े हैं बहुत सारा बेनिफिट है, दर्द में कमी है, चलने फिरने में आराम है। योग से बहुत फायदा हुआ है। एक तरफ जहां योग बुजुर्गों को ढलती उम्र की व्याधियों और दर्दों से स्थायी मुक्ति दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज की युवा पीढ़ी के लिए यह एकाग्रता, मानसिक शांति और अनुशासन का सबसे बड़ा जरिया बन गया है। खासकर उन कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए जो हर दिन घर, दफ्तर और पढ़ाई की दोहरी तिहरी जिम्मेदारियां संभालती हैं। लगभग 2-3 महीने पहले यहाँ अरबिंदो में मैंने योगा ज्वाइन किया था। इसका कारण था कि मेरे पैरों में हमेशा दर्द रहता था। थोड़ा सा चल लेने पर दर्द होता था और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का भी कमी हो जाता था कि मेरे को क्या हो गया है। लेकिन फिर जब यहाँ ज्वाइन किए तब से लगभग 50%
आराम मिला है। आपको जो नॉर्मल जो आप एक्टिविटीज़ करते हो सकता है कि कुछ आप आसानी से ना कर पा रहे हो, योगा से धीरे धीरे आपका जो एंड्योरेंस बिल्ड होता है, उस वजह से मे बी आप और एक्टिविटीज़ कर पाए। अरविंदो सोसाइटी से सामने आई इन तस्वीरों और अनुभवों से साफ है कि योग उम्र की हर सीमा को पार कर हर किसी के जीवन में सेहत और खुशहाली का नया सवेरा ला रहा है। आप भी आने वाली 21 जून को योग दिवस पर खुद से एक वादा कीजिए कि दिन के कुछ मिनट योग के नाम करेंगे। रांची से सहयोगी विकास और सौरभ के साथ सूरज की रिपोर्ट। केंद्र सरकार कृषि और किसान कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही हैं। इन योजनाओं का लाभ संताल परगना के लोगों को भी मिल रहा है। दुमका जिले के सुदूरवर्ती सालतोला गांव में महिलाएं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और क्लस्टर आधारित खेती मॉडल की मदद से नकदी फसलों का उत्पादन कर रही हैं। गुमला जिले की रानीश्वर प्रखंड स्थित सालतोला गांव की महिला किसान क्लस्टर खेती के लिए बैठक कर निर्णय लेती है और कृषि कार्य करती है। बैठक में खेती के तौर तरीके, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, खाद बीज की खरीदारी, बाजार भाव, ट्रांसपोर्टेशन पर चर्चा की जाती है। इस संबंध में आईएफसी कोऑर्डिनेटर आरती मुर्मू ने बताया कि सामूहिक खेती में लागत, मेहनत, परेशानी कम और मुनाफा अधिक होता है। और पहले हम लोग व्यक्तिगत खेती करते थे, जिसमें लागत ज़्यादा लगता था और काम करने में भी कठिनाई होती थी, देखभाल में भी कठिनाई होती थी। जिस वजह से हम लोग सोचे कि सामूहिक खेती करेंगे, जिसमें लागत कम लग रहा है और दीदी सब लोग मिलके हम लोग खेती कर रहे हैं और जिसमें पटवन में भी सुविधा हो रही है, मार्केट तक ले जाने में भी सुविधा हो रही है। आत्मविश्वास से भरी महिला किसान संपरानी मंडल ने बताया कि पहले महिलाओं को घरों से नहीं निकलने दिया जाता था और आज समूह से जुड़कर खेती कर रही हैं। कृषि कार्य से होने वाली आमदनी से वो अपने परिवार का भरण पोषण भी कर रही हैं। जैसे खेती कर रहे हैं, खेती करके कमाई कर रहे हैं, तो उसमें परिवार में बच्चा देखभाल कर रहे हैं। घर में जैसे कभी मुसीबत आ रहा था, हम लोग उसी पैसा को देकर हम लोग भी संसार में चला रहे हैं। पुरुषों को मदद आ रहा है। जिले के उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान ने बताया कि आईएफसी का उद्देश्य सामूहिक कृषि को बढ़ावा देना है। इसमें किसानों को मोरल, तकनीकी और मार्केटिंग सपोर्ट के साथ साथ कंप्लीट इंटीग्रेटेड सपोर्ट दिया जाता है, जिससे लागत में कमी आती है और मुनाफा अधिक होता है। इस तरीके की उन्नत खेती और नवीन जो कि कैश क्रॉप्स हैं, उसकी खेती के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही भविष्य में हम लोग का प्लान है कि इनपुट सपोर्ट, जैसे कि पेस्टिसाइड का उपयोग किस प्रकार से किया जाना है, कितना किया जाना है, वीडिसाइड का कैसे किया जाना है, फर्टिलाइजर कैसे किया जाना है, इसके रूप में भी अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं से मिली आर्थिक सहायता, तकनीकी प्रशिक्षण और सामूहिक प्रयासों से सालतोला गांव की खेती और ग्रामीण जीवन दोनों की तस्वीर बदलती है। यह पहल साबित कर रही है कि यदि किसान संगठित होकर आधुनिक खेती अपनाए तो खेती को लाभकारी व्यवसाय बनाया जा सकता है। दुमका से गौतम कुमार की रिपोर्ट। झारखंड में ग्रामीण इलाकों से होने वाला पलायन हमेशा से गंभीर चुनौती रहा है। खूंटी जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से भी हर साल बड़ी संख्या में ग्रामीण और युवा आजीविका की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करते हैं। इसी कड़ी में खूंटी में लीड्स संस्था प्रवासी श्रमिक के तहत स्थानीय युवतियों को हुनरमंद और स्वावलंबी बनाकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने की एक बेहतरीन पहल कर रही हैं। प्रशिक्षण केंद्र में इन दिनों ग्रामीण युवतियों के सपनों को एक नई उड़ान मिल रही है। यहाँ लीड्स संस्था की ओर से स्थानीय युवतियों और महिलाओं के लिए 3 महीने के विशेष काथा स्टिच प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। संस्था का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ये युवतियां अपने हस्त निर्मित उत्पादों की बेहतरीन मार्केटिंग कर सकें और घर बैठे एक शानदार आमदनी अर्जित कर सकें। ये चीज सिखाकर अपने रोजगार का कुछ दिशा दिखाए, क्योंकि ये घर में जो लोग बैठे ऐसा ही करते हैं, क्योंकि हमारे बंगाल में भी ऐसा ही हुआ है। गांव के लड़कियां सब बैठ के ये सब काम करके अपने घर को चला रही है। तो ये तो हम इसलिए हम यहाँ पे खूंटी में आ गए हैं वहां से। तो इससे पहले 2 जगह हम किए हैं, 2 बैच किए हैं दूसरे स्टेट में। तो यहाँ पे जो आए हैं इसको हम सिखा रहे हैं, तो ये अच्छे से सीख गई है। अभी ये साड़ी में, कुर्ती में, ब्लाउज पीस में या लेडीज शर्ट, जेंट्स कुर्ता, सब में ये बना रहे हैं।
इस विधा में पारंगत करने के लिए विशेष रूप से कोलकाता से आई अनुभवी प्रशिक्षक युवतियों को बंगाल की सुप्रसिद्ध और ऐतिहासिक काथा स्टिच कला की बारीकियां सिखा रही हैं। शुरुआती हिचकिचाहट के बाद अब ये ग्रामीण प्रशिक्षु रंग बिरंगे धागों, मोतियों और कलात्मकता की बदौलत साधारण सूती कपड़ों पर खूबसूरत फल पत्तियां, लताओं और पारंपरिक आकृतियों की अद्भुत कढ़ाई करने में पूरी तरह निपुण हो चुकी हैं। प्रशिक्षण कर रहे हैं। लगभग पिछले 3 महीने से इन लोगों का प्रशिक्षण चल रहा है और अगले महीने तक इनका कंप्लीट हो जाएगा। बना रहे हैं और उधर से हम लोग को इनकम का स्रोत भी मिल रहा है। फिर हम लोग के थ्रू फिर गांव में और कोई को भी बताएंगे। आगे फिर क्या करोगे? बिजनेस करना चाहते हैं। इस अनूठी पहल से जुड़कर प्रशिक्षण ले रही स्थानीय युवतियों के जीवन और सोच में बड़ा बदलाव आया है। वे अपने घरों में खाली बैठकर बेरोजगारी का दंश झेल रही थी या फिर खेती के सीजन के बाद पलायन करने को मजबूर थी, लेकिन अब इस हुनर को सीखने के बाद उनके भीतर एक नया आत्मविश्वास जगा है और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही हैं। तो हमारी ट्रेनर मैडम कोलकाता से आई है, वो हमें सिखाने लगी। 18 स्टेज 18, 19, 20 ऐसे कुछ सिखाई हैं। तो बहुत सारे स्टेजेस के नाम है, रन स्टेज, हेयरिंग बोन, फ्लाई, फिश बोन वगैरह वगैरह बहुत सारे स्टेजेस हैं। लीड्स संस्था की यह दूरगामी पहल पूरी तरह सफल रहती है तो खूंटी की ये बेटियां न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी होकर आर्थिक रूप से सशक्त होंगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के नए द्वार खुलने से जिले से होने वाले पलायन के दंश पर भी काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकेगा। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। और अब मौसम। राज्य में बारिश का सिलसिला थोड़ा थमा है, जिससे एक बार फिर तापमान ऊपर की ओर चढ़ता दिख रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान अधिकांश जिलों में तापमान में वृद्धि हुई है। डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इस अवधि में बोकारो, सरायकेला, खरसावां और जामताड़ा में अधिकतम तापमान में 6 डिग्री की वृद्धि हुई। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पलामू और कोल्हान प्रमंडल में गर्मी का सितम बढ़ सकता है। अभी मौसमी गतिविधि में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी और कुछ इलाकों में गर्जन वज्रपात के साथ में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश, तेज हवा, आंधी भी देखने को मिलेगी। बट साथ साथ में अभी टेम्परेचर बढ़ने का ट्रेंड है और अगले 3 दिनों में 3 से 4 डिग्री और टेम्परेचर बढ़ेगा और पलामू संभाग और कोल्हान में 40 के पास में फिर से आंकड़ा टेम्परेचर का आपका पार करने का या पास में पहुंचने की संभावना है। और ओवरऑल थोड़ा सा जो राहत मिला था अब धीरे धीरे उसमें कमी आएगी, क्योंकि जो मौसमी गतिविधि है उसमें थोड़ा सा कमी आ रही है। और गर्जन वज्रपात के साथ में झारखंड में अगर बात किया जाए तो दक्षिणी मध्य इलाके हैं, जो संथाल के इलाके हैं, वहाँ पे गर्जन वज्रपात के साथ में हल्की बारिश, तेज आंधी देखने को मिल सकती है। जमशेदपुर में मिले मंकी मैन ऑफ जमशेदपुर से, जो अदालत की बहसों और तनाव भरे जिंदगी के बीच हर रविवार बंदरों के नाम कर देते हैं। पेशे से वकील संजय कुमार सरोज ने इंसान और प्रकृति के बीच रिश्ते को जीने का ऐसा रास्ता चुना है जिसने उन्हें लोगों के बीच बंदर वाले वकील साहब के नाम से पहचान दिलाई है। दिन भर कोर्ट कचहरी की भागदौड़, कानूनी दलीलें और केसों के दबाव के बीच संजय कुमार सरोज हर रविवार सुकून की तलाश में जंगलों और पहाड़ियों की ओर निकल पड़ते हैं। अपनी गाड़ी में केला, आम, अमरूद, पपीता, गाजर और खीरा जैसे फल सब्जियां भरकर वे डिमना झील के पास जंगलों और दलमा की तलहटी में पहुंचते हैं, जहां बंदर मानो उनके इंतजार में पहले से मौजूद रहते हैं। मोटी शुरुआत 2019 से किया हूँ और 2020 से निरंतर आ रहा हूँ। जैसे 19 में आता था तो 1 महीना 2 महीना में एक बार आना हुआ, लेकिन 20 से निरंतर आ रहा हूँ और यहीं अब 6 साल से लगातार प्रत्येक रविवार लोग बाग यहाँ मेरे को मंकी मैन, बंदर वाले वकील साहब के नाम से जानते हैं। तो सब ये बताइएगा
सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब बंदर उनकी गाड़ी और आवाज तक पहचानने लगे हैं। जैसे ही संजय जंगल और पहाड़ियों के करीब पहुंचते हैं, बंदर दौड़कर उनके पास इकट्ठा हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, संजय ने कई बंदरों के नाम भी रखे हैं: चिंकी, शेरा, डॉन, बादशाह और सांभा। शुरुआत में लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन आज वही लोग उनकी इस पहल की सराहना करते हैं और कई लोग उनके साथ इस सफर में शामिल भी होने लगे हैं। उनकी बातों पे ज्यादा ये नहीं करके अपने काम पे ध्यान रखते हैं। बहुत ही सुकून देने वाला काम मेरे हिसाब से तो मेरे को अंदर आत्मा से लोग बाग समर वेकेशन में कहीं कहीं जाते हैं और जो भी अपना वीकेंड है कहीं बाहर मनाना चाहते हैं, लेकिन मेरा तो फर्स्ट प्रेफरेंस यही है कि यहीं मैं आऊँ। प्रथम प्राथमिकता के अनुसार मैं यहीं आना चाहूँगा। संजय कुमार सरोज का कहना है कि इस सेवा से उन्हें दिली सुकून मिलता है और शायद यही वजह है कि लोग अब उन्हें प्यार से मंकी मैन ऑफ जमशेदपुर कहकर पुकारते हैं। जमशेदपुर से डॉक्टर राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने विश्व दुग्ध दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा कर कहा कि दूध केवल पोषण का स्रोत नहीं बल्कि हमारे किसानों, पशुपालकों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की समृद्धि का आधार है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News झारखंड, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच वार्ता, सहयोग और साझेदारी पर विमर्श। प्रधानमंत्री ने संबंधों की प्रगाढ़ता पर दिया जोर। राज्यपाल ने जमशेदपुर में मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएशन सेरेमनी को किया संबोधित। सफल विद्यार्थियों को प्रदान की डिग्रियां, चिकित्सकों को सेवा का दिया मंत्र। राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी, प्रत्याशी 8 जून तक कर सकेंगे नामांकन। सरगर्मी तेज, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने नई दिल्ली में नितिन नवीन से की मुलाकात। और राज्य में फिर बढ़ने लगा तापमान, कुछ जिलों में 2 दिनों में 6 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि। कोल्हान और पलामू में बढ़ेगा गर्मी का सितम, कुछ इलाकों में बारिश के भी आसार।